हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारे 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 के साइड का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। थोड़े बहुत बेसिक्स के साथ हम लोगों ने स्टडी किया था कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ओम्स लॉ के बारे में हमने जाना था, रेजिस्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था और ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में भी हमने स्टडी किया था। एंड 12th स्टैंडर्ड में जब हम अभी आ गए हैं यहाँ पर, सो 12th स्टैंडर्ड में जो स्टडी है दैट इज बेस्ड ऑन प्योरली आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स और नेटवर्क्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स, एज वेल एज हमें ये स्टडी करना है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और उसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर दी concepts or contents of the chapter. So whenever we say current electricity, the contents of the chapters are as this. Very first thing we have to study Kirchhoff's current law, which is also called as KCL, and Kirchhoff's voltage law, which is also called as KVL. Kirchhoff's current law is also called as junction law या फिर nodal law, and Kirchhoff's voltage law is also called as Kirchhoff's circuital law. Correct? After which we have to study the two networks which are very important for the calculations and numericals also, and which are Whitson bridge and Mitter bridge network. ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। Then it is Kelvin's galvanometer method, which is based on the same Mitter bridge network method. Correct? Then we'll go for one of the most important concept of the chapter, which is concept of potentiometer. Now what is potentiometer? Potentiometer is a device which measures the potential, which is EMF. EMF measure करने के लिए हमारे पास कौन सा डिवाइस है? So answer is potentiometer is the device. Correct? Now next is uses of potentiometer. अब ये potentiometer कैसे यूज होते हैं? How to measure the EMF of the cell? How to compare the EMF of the two cells वगैरह वगैरह, ये जब सब जो content है that will come under uses of potentiometer. And finally we'll go for the concept of galvanometer. Now what is galvanometer? Galvanometer is the device which detects the presence of the current within the circuit. Correct? So उसे that galvanometer has one of the part or one of the type which is called as moving coil galvanometer, and that moving coil galvanometer, how it can change or how it can be converted into ammeter or voltmeter, that we have to study in this chapter. So सबसे पहले आप चैप्टर का नाम और ये contents of chapter लिख लीजिए। Go on fast. Okay, so होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। करेक्ट? सो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। फास्ट, गो अहेड, फास्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट, गो अहेड। ओके, सो आपने इसे होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। सो आज हम जो आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज किरचॉफ करंट लॉ and Kirchhoff voltage law. Before going to this chapter, हमें थोड़ा बहुत जो बेसिक्स पता होना चाहिए उसके बारे में बताता हूं। आपको पता है कि ओम्स लॉ जो होता है, सो सम बेसिक्स which are required for this chapter. So some basics जो मैं दूंगा आपको, some required basics. So इसके बारे में देखते हैं कि कौन से बेसिक्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है। सो वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट ओम्स लॉ इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू IR, ये तो हमें पता है ना। करेक्ट। सेकंड जो हमें पता होना चाहिए दैट इज ओम्स लॉ फॉर द कंप्लीट नेटवर्क। सो ओम्स लॉ फॉर कंप्लीट नेटवर्क। सर व्हाट इज कंप्लीट नेटवर्क? ये जो ओम्स लॉ है दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। सो अगर रेजिस्टेंस R है, उसमें से करंट अगर पास हो रहा है I, करेक्ट? सो इन दैट केस व्हेनेवर सपोज पूरा नेटवर्क है ये, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज बैटरी जिसका EMF है E, सपोज दिस इज रेजिस्टेंस दैट इज R, करेक्ट? सपोज देयर इज, करेक्ट, ये जो है ये P है, राइट? ओके, सो इन दैट केस नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज अगर मैं बोलता हूं कि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। सो एज वी नो दैट करंट, जनरल कन्वेंशनल फ्लो ऑफ द करंट इज फ्रॉम, वेरी गुड, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, right? So whenever I have to find the potential difference between any two points within the circuit, suppose now this is one point and this is another point, now I have to find the potential drop or potential difference between these two points. What I will check? I will check what is the amount of resistance that is present over there, that is R,
and what is the amount of current that is flowing through the resistance, that is I. So the difference in the potential between these two points will be current multiplied by resistance, and that is given by this formula, which is potential difference. So Ohm's law for a particular resistance will be I into the combination of resistance, correct? Okay. But जब हम पूरे सर्किट के लिए कंसीडर करते हैं, so for entire circuit we must also count exactly, it is internal resistance of the cell. Cell के अंदर जो resistance है, that is small r, that we have to consider. So now generally Ohm's law हम बोलते हैं V is equal to IR, लेकिन अब हम थोड़े से आगे के sections में चले जा रहे हैं और इसीलिए हमने बोलना चाहिए V is equal to I into R equivalent. R equivalent because यहाँ पर फिलहाल सिर्फ एक resistance है, लेकिन अगर 2-3 resistance होंगे तो वो दो points के बीच में, जिनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उनके बीच में रेजिस्टेंस का जो भी कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो दैट शुड बी I into R equivalent. फॉर एन एग्जांपल यही दो पॉइंट है, बट अगर सपोज कंडीशन कुछ ऐसी है लाइक दिस, दैट इज R1 दैट इज R2. सो नाउ स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक R1 एंड R2 का पैरेलल का जो आंसर आएगा दैट शुड बी टेकन हियर and answer will be given to you by this formula. It means you have to find R1 and R2 का equivalent value as इन दो points के बीच में ये equivalent resistance consider होना चाहिए. Understood? Okay. Now अगर आप पूरे नेटवर्क के लिए लेते हैं, so formula will become it is I, करंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, and it is R equivalent plus internal resistance. बट फिर उसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द क्यूमुलेटिव या फिर एंटायर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ. सो दैट इज द सेकंड फार्मूला दैट यू शुड अंडरस्टैंड. सो सेकंड फार्मूला इज E is equal to I into R equivalent plus R, करेक्ट? ओके. नाउ नेक्स्ट फार्मूला जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज का. अब ये तो एकदम चिंदी फार्मूला. सो रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फार्मूला दैट इज नथिंग बट R सीरीज इज नथिंग बट R1 plus R2 अप टू Exactly, it is R series में जितने भी हैं रेजिस्टेंसेस उन सबको हम लोग कंसीडर करेंगे, करेक्ट? ओके. सो R सीरीज में इधर Rn कंसीडर करता हूं, है ना, राइट? ओके. नाउ फोर्थ फार्मूला व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ये सारे बेसिक है बट स्टिल वी नो दिस फार्मूले, हमें पता होना चाहिए, बस नो दिस फार्मूले. सो 1 upon Rp is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus up to 1 upon Rn, जो हमें पता है ना, करेक्ट? नाउ अगर दो ही है रेजिस्टेंसेस, ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर देयर, देन द शॉर्टकट विल बिकम Rp is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. तो ये फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए, करेक्ट है, वेरी गुड. फिफ्थ, हीट जनरेटेड के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए. सो हीट जनरेटेड जो होता है, जिसे हम जनरली हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, सो हीट जनरेटेड और हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले भी सिंपल है. H is equal to सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है दैट इज IVT. व्हाट इज दैट? IVT. बट एज वी नो दैट V is equal to IR. V is equal to IR. So in that case I into IR into T, so that will become I square RT. Correct? Okay. Now as we know that I is equal to V by R, है ना? V is equal to IR, so I is equal to what? V by R. सो अकॉर्डिंगली अगर हमने यहां पर V by R रखा तो ये इक्वेशन हो जाएगा, इट विल बी V square T divided by R. तो ये कुछ फॉर्मूले जो है बेसिक्स के दैट वी मस्ट नो फॉर दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर के लिए इतना बेसिक्स हमें पता होना चाहिए एंड होपफुली मुझे लगता है वो पता भी है आपको. एक और फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसका सिंबल होता है रो, इसका फॉर्मूला इज RA डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर. सो किसी भी वायर का अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो इट इज वेरी सिंपल. उस वायर का कितना रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करिए दैट इज A, एंड उसका लेंथ से उसे क्या करना है, डिवाइड करना है, करेक्ट? सो इस तरीके से हमें उसका आंसर मिल भी जाता है. सो दैट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, करेक्ट? ओके. अब एक और कॉन्सेप्ट है व्हिच इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, करेक्ट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी एंड inverse of specific resistance will be called as conductivity. So conductivity जो है that is sigma. So उसका जो symbol है वो क्या है, sigma, and sigma is nothing but 1 divided by rho and which has formula L divided by RA.
ये सारे फॉर्मूले दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट. ओके, सो होपफुली आप लोगों ने इसे पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? ओके, सो बढ़ते आगे. अब हमारा मेन कंटेंट जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे, विच इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉज है, करेक्ट? बहुत मजा आता है. ये चैप्टर ही एक्चुअल में देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ही है, दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट? सो थोड़ा सा सिर्फ 11 का नॉलेज हमें होना चाहिए और ये बेसिक्स थोड़े पता होने चाहिए और फिर चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज किरचॉफ्स करंट लॉ, एब्रिवेटेड एज KCL. क्या बोलेंगे इसको? KCL. नाउ KCL, किरचॉफ करंट लॉ, बहुत सिंपल लॉ है, बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. क्या बोलता है ये लॉ? पे अटेंशन. सपोज कोई भी अगर एक सर्किट है, सो एवरी सर्किट हैज सम पॉइंट्स जहां से करंट जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ट होता है, राइट? फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सर्किट लेते हैं लाइक दिस, करेक्ट? सो नाउ सपोज दिस इज अ बैटरी हियर, यहां पर भी एक बैटरी है, लेट्स सी, करेक्ट? एंड सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज अगेन रेजिस्टेंस, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है सपोज, ठीक है ना? सो जैसे ही करंट यहां से निकलेगा, अगर सब इतना कंसीडर करते हैं, सो सपोज दिस इज EMF 1 एंड करंट सपोज ऐसे जाता है फ्रॉम पॉजिटिव, सो देयर इज वन पॉइंट हियर जहां पर ये करंट चांसेस है कि स्प्लिट अप हो जाए, है ना? एंड सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एज जंक्शन इन द सर्किट. क्या बोलेंगे इसको? जंक्शन, है ना? तो हमारे पास कितने ही सारे जंक्शंस है ना, माइन जंक्शन, थाना जंक्शन, भुसावल जंक्शन, सोलापुर जंक्शन. व्हाट इज जंक्शन? करेक्ट, ये सारे जंक्शंस तो है, हमें पता है. अब आपको पता है कि जंक्शन का मेन मीनिंग होता है अ पॉइंट फ्रॉम वेयर टू और मोर पाथ्स स्टार्ट, करेक्ट? या फिर जहां पर दो या ज्यादा रास्ते आके मिलते हैं, सच पॉइंट विल बी कॉल्ड एज जंक्शन. अगर आप गौर से देखो यहां पर तीन रास्ते आके मिल रहे हैं, ठीक है ना? सो एक, दो और ये तीन, है ना? सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ जंक्शन, करेक्ट? या फिर इसको हम बोलेंगे नोड. क्या बोलेंगे इसको? नोड, दैट इज पॉइंट, जंक्शन. सो दिस इज अ जंक्शन, करेक्ट? ओके, क्या इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे? एंड द आंसर इज नो. क्यों? बिकॉज ये जो करंट जा रहा है वो वैसे का वैसे यहां पर शिफ्ट हो रहा है, फिर टर्न हो रहा है, कहीं पर स्प्लिट नहीं हो रहा है. तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे कितने रास्ते आते हैं, एक ये आता है और एक ये आता है, मतलब सिर्फ दो ही रास्ते आते हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा चाहिए. सो दिस इज द जंक्शन, करेक्ट? सो व्हेन वी से, सपोज मैं इस लूप को नाम देता हूं, ठीक है? सो A B C D E F, करेक्ट? सो फिलहाल इस लूप का जो नाम है बड़े वाले का, दैट नेम इज A B C D E F A. कंप्लीट करना होता है लूप A B C D E F A. पूरा का पूरा लूप हमने क्या कर दिया? कंप्लीट किया. नाउ क्वेश्चन इज दिस इज जंक्शन B, करेक्ट? ओके, बस इस सर्किट में एक और जंक्शन भी है. कौन सा जंक्शन है? यस, वेरी गुड. कौन सा जंक्शन है? E. कौन सा जंक्शन है? E. क्योंकि यहां पर भी तो सर देखो ना, दो से ज्यादा रास्ते हैं. एग्जैक्टली. सो उन्हें क्या बोला जाएगा? जंक्शन, जहां पर करंट जनरली क्या होता है, या तो स्प्लिट हो जाता है या तो आके मिलता है, करेक्ट? सच पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज जंक्शन. एंड किरचॉफ करंट लॉ डील्स विद जंक्शन, करेक्ट? नाउ दिस किरचॉफ करंट लॉ बहुत निहायती चिंदी, ठीक है? बहुत ही चिंदी लॉ है. पे अटेंशन. सपोज मैं बोलता हूं, ठीक है ना, अगर कोई एक नेटवर्क है जिसमें ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं एंड दिस इज जंक्शन, यहां पर फिलहाल 5 रास्ते आ रहे हैं, राइट? वेरी गुड. नाउ सपोज दिस इज वन करंट विच इज I1, दिस इज अनदर करंट विच इज I2, दिस इज अनदर करंट विच इज I3, दिस वन इज I4 एंड दिस वन इज I5, लेट्स से, ठीक है? सो according to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of all the currents at a junction of an electrical network always equals to 0. So क्या है statement? Very simple. The algebraic sum of all the currents
of all the currents at any junction of an electrical network always equals to zero. Correct? So this is very important. Always equals to zero, and this is Kirchhoff's current law का statement. Correct? So the algebraic sum of all the currents at any junction of an electrical network always equals to zero. मतलब इस जंक्शन के पास जितने भी करंट है उन सबको ऐड करो, आंसर जीरो आएगा. ठीक है? अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं ये आने वाला करंट अगर सपोज है इसका वैल्यू है, लेट्स से इसका वैल्यू है वेट 10 एंपियर. अगर ये I2 है सपोज और इसका वैल्यू है 5 एंपियर. ठीक है ना? अब ये I3 है सपोज, इसका वैल्यू है सपोज 7 एंपियर. ये I4 जो है इसका वैल्यू है सपोज 5 एंपियर और ये I5 जो है इसका वैल्यू है 3 एंपियर. ठीक है ना? सो इन दैट केस the algebraic sum of all the currents at any junction of an electrical network always equals to zero. अब स्टूडेंट ये सोचता है सर यहां पर ये जितने भी करंट है उसका अगर मैं एडिशन करता हूं, ठीक है, सो 10 plus 5 15, 15 plus 7 22, 22 plus 5 27, 27 and 3 30 हो रहा है. आपने तो जीरो बोला था, किरचॉफ ने जीरो बोला था. करेक्ट, स्टेटमेंट तो यही बोलता है. लेकिन अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि which current should be taken as positive and which current should be taken as negative. That is very very important. Now इसमें दो चीजों से करते हैं. कुछ लोग जंक्शन की तरफ अप्रोचिंग जो करंट होते हैं they take it as positive and जंक्शन को जो लीव करने वाले हैं they take it as negative. कुछ लोग उल्टा करते हैं, जंक्शन की तरफ आने वालों को नेगेटिव कंसीडर करते हैं और जाने वालों को पॉजिटिव. ठीक है, हमें किसी एक अप्रोच के साथ रहना है. सो विल कंसीडर the currents which are coming towards the junction will be positive and the current which will be leaving the junction will be negative. तो जंक्शन की तरफ आने वाले, जंक्शन को जो प्यार करते हैं, ठीक है ना, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जिन्होंने जंक्शन को धोखा दिया है, जो जंक्शन को छोड़ के भाग रहे हैं, उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ठीक है? सो कीप इट सिंपल, राइट? सो नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ के हिसाब से I1 plus I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इन सभी का क्यूमुलेटिव आंसर कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, राइट? ओके, बट वेट सर, लेकिन I1 और I2 तो अप्रोचिंग है, सो इन दैट केस इनको तो हमने पॉजिटिव कंसीडर करना चाहिए. यस. एंड I3 I4 I5 को नेगेटिव कंसीडर करना चाहिए. यस. तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक ब्रैकेट लेंगे और इसको माइनस देंगे. सो दिस विल बी अगेन माइनस, दिस विल बी अगेन माइनस. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्लस माइनस? प्लस माइनस इज माइनस. सो देयरफॉर अब ये इक्वेशन बनेगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस इज माइनस एंड अगेन प्लस माइनस इज माइनस इक्वल्स टू जीरो. अब वैल्यू डालो. अब देखते 10 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 एंड द आंसर इज जीरो, है ना? सो इट विल बी 10 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है? देख लो, जीरो आ रहा है ना? सो इसका मतलब है किरचॉफ करंट लॉ इज वैलिड, राइट? ओके, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, पे अटेंशन, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5. करेक्ट? सो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं that I1 plus I2 is nothing but it is equal to I3 plus I4 plus I5. मतलब हम इसका एक अलग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, that different statement is for any junction of an electrical network the total sum of the approaching currents is equal to the total sum of the departing currents. depart मतलब जो departure कर रहे हैं, जो arrive नहीं हो रहे, arrival and departure, है ना? so the total sum of the approaching or arrival currents is equal to the total sum of the डिपार्चर करंट. तो जितना मिलाकर आएगा उतना मिलाकर जाएगा. सीधे सर का स्टेटमेंट याद रखो, किसी भी जंक्शन के बाद जितने आएंगे उतने जाएंगे. सिंपल, कीप इट सिंपल. जितना दिख रहा है कि आ रहा है उतना ही मिलके जाएगा. मतलब जंक्शन के पास कोई भी चार्ज का या फिर करंट का लॉस नहीं हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज फंडामेंटली करंट? व्हाट इज करंट? करंट, इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ द चार्जेस. एंड जितना करंट आएगा उतना ही करंट अगर जा रहा है, मतलब जंक्शन
वोंट कैरी एनी चार्ज, कुछ चार्ज को अपनी तरफ रखने वाला नहीं है, करेक्ट। सो दैट इज द फंडामेंटल। सो सिंपल लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, जंक्शन के बाद जितने आएंगे उतने जाएंगे, एग्जैक्टली। आ कितने रहे, 10 और 5 15, जा कितने रहे, 7 और 5 12 और 3 15, बात खत्म। दिस इज किरचॉफ करंट लॉ। कुछ लोग बोलेंगे सर इधर आपने 4 लिया होता तो, भाई साहब वैलिडिटी नहीं है, आ रहे अगर 15 तो जाएंगे 16 कैसे, है ना। सो ये 3 ही होना चाहिए, करेक्ट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, कुछ लोगों के माइंड में सर इधर 5 है, इधर 6 क्यों नहीं और इधर 2 क्यों नहीं, बिकॉज़ दैट डिपेंड्स अपॉन कि यहां पर कितना रेजिस्टेंस है आगे की तरफ, बिकॉज़ द करंट इज डिटरमाइंड बाय द रेजिस्टेंसेस। किसी भी स्ट्रैंड में कितना करंट जाएगा दैट विल डिटरमाइंड बाय द रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस कम है तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट कम होगा, एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ द एंटायर किरचॉफ करंट लॉ इज बीइंग स्टडीड। तो ये है उसका स्टेटमेंट, और इस डायग्राम के हिसाब से दिस इज इट्स एक्सप्रेशन, करेक्ट, ओके। नाउ सपोज मैं बोलता हूं कि ये जो करंट है, इवन बैटरी ने जो करंट प्रोवाइड किया है, सपोज दिस करंट इज नथिंग बट I1, बट एट द सेम टाइम, पे अटेंशन, एट द सेम टाइम ये बैटरी जो है ये भी तो यहां से करंट छोड़ेगी, राइट। सो नाउ दिस करंट विल बी, सपोज इट इज I2, राइट, ओके। नाउ बैटरी का एक नियम समझ लो, विच इज वेरी सिंपल। बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट देती है उतना ही करंट घूम के उसके नेगेटिव टर्मिनल के पास आता है वापस एक बार, फिर से एक बार। बैटरी जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को छोड़ती है, घूम फिर के नेगेटिव टर्मिनल के पास उतना ही करंट आ जाता है, ठीक है ना। सो इसने I1 को छोड़ा तो इसको वापस मिल के I1 ही वापस मिलेगा, राइट। सिमिलरली इसने I2 को छोड़ा तो इसको घूम फिर के वापस एक बार कौन मिलेगा, I2 ही मिलेगा, करेक्ट, ओके। चलो सर ये भी नियम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, इस जंक्शन की तरफ आते हैं, करेक्ट। सो आपका पूरा फोकस जो है वो यहां पर एट दिस पॉइंट। नाउ टेल मी, इस जंक्शन के पास कौन आ रहा है, एंड द आंसर इज सर I1 आ रहा है। कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, ओके। और अगर आप देखो यहां से एक करंट जा भी रहा है which is I2, सही है ना। सो यहां से करंट एक जा भी रहा है which is I2। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये I1 आ रहा है, उसमें से अगर थोड़ा बहुत I2 जा रहा है तो इधर जो करंट जाएगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज सिद्धेश सर ने अभी आपको समझाया कि किसी भी जंक्शन के पास जितना आएगा उतना जाएगा, करेक्ट। सो I1 आया है तो I1 जितना ही ये जाना चाहिए। सो अगर मैं इस करंट को बोलता हूं X, राइट। So now I1 is the approaching current, which is I1 should be equal to the departing currents, so that should be I2 plus X, right? So what is value of X? I2 उधर जाएगा minus I2, so the value of X will be I1 minus I2, right? Correct? चलो छोटे मैथमेटिक्स से ले लेते हैं। सपोज अगर ये 7 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर है, 7 एम्पियर, एंड सपोज दिस इज 5 एम्पियर, तो ये कितना होना चाहिए, 7 आया, उसमें से 5 इधर गया तो बचाओ इधर से जाएगा 2, सेम लॉजिक, 7 minus 5 2, है ना। सो इसी तरीके से ये किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू दिस जंक्शन, इस जंक्शन पे आते, चलो देखते हैं। चलो अब इस जंक्शन की तरफ यही जो है वो अप्रोच होगा, एज वेल एज एक और अप्रोच हो रहा है, और वो है ये I2, देख लो तो ये भी आ ही रहा है और ये भी आ ही रहा है, और ये दोनों मिला के जितना आएगा उतना यहां से आगे जाएगा, राइट है ना। तो चलो देखते हैं ये कितना आया, यहां से कितना आया, यहां से आया I1 minus I2, ओके, प्लस यहां से कितना आया, इट इज I2, करेक्ट, ओके। नाउ इट इज I1 minus I2 plus I2, minus I2 plus I2 gets cancelled, करेक्ट। तो बचा कितना, I1, एग्जैक्टली वही I1 यहां से जाएगा, देखो, है ना। इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के जो भी फॉर्मूले या फिर लॉ या फिर शॉर्टकट्स होते हैं वो हमेशा वैलिड रहेंगे। तो मैंने बोला था बैटरी जितना करंट देगी उतना करंट घूम फिर के उसके बाद वापस आएगा, और लो आ गया, करेक्ट। सो इन किरचॉफ करंट लॉ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द algebraic sum of all the currents always equals to 0, करेक्ट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट जो कि सिद्धेश सर का स्टेटमेंट है, जितने आएंगे उतने जाएंगे भी, ठीक है। सो इन दैट केस फिलहाल के लिए आप इसे नोट डाउन करो, पॉज करिए फास्ट।
ओके, सो होपफुली आपने इसे पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, करेक्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके, सो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। ओके, सो यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया सर, सही में ये तो बहुत ही चिंतित है ना। अब जाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, राइट। ओके, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो तो इससे भी ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जनरली मैं इन दो लॉज में से इसे रानी बोलता हूं और वो राजा है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल इज अ किंग, ठीक है। सो केवीएल इज अ किंग। तो देखते हैं कि केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। बहुत डिफिकल्ट है सर? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, आपको दिमाग जगह पे रखना है। सो अगले 10 मिनट तक आप अपना टाइम लगा लीजिए घड़ी में, अगले 10 मिनट तक आपको दिमाग पूरी तरीके से फोकस करना है और हम केवीएल को सीखेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स गो फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। एंड इसे बोलते हैं केवीएल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स सर्किट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो था वो सिर्फ जंक्शन के लिए वैलिड था, है ना। बट किरचॉफ सर्किट लॉ है, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो एंटायर सर्किट के लिए वैलिड है, एंटायर लूप के लिए वैलिड है, ठीक है ना। सो एंटायर लूप के लिए वैलिड है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो जब हम बात करते हैं इस टर्म की, दिस टर्म वोल्टेज, ठीक है ना, तो किसी भी सर्किट में टू काइंड्स ऑफ वोल्टेजेस आर देयर। सो वोल्टेजेस की जो टाइप है जनरली वी कैन से दैट वोल्टेजेस, सो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। वन which is the voltage between the two points of the network, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है that is a voltage, जिसे हम जनरली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस V का पहला ही फॉर्मूला बेसिक ओम्स लॉ का क्या है? I into the resistance, I into the resistance, है ना, करेक्ट। लेकिन जो दूसरा है, दिस इज द फर्स्ट वन, द वोल्टेज का पहला पार्ट जो है दैट इज PD, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट वोल्टेज ही एक दूसरा पार्ट भी है, ठीक है ना, V दैट इज वोल्ट। कौन सी दो चीजों की यूनिट है? एंड द आंसर इज सर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। वेरी गुड, ये किसी और चीज का भी तो यूनिट है, एंड द आंसर इज एग्जैक्टली इट इज EMF। सो सेकंड इज EMF, और EMF का जो सिंबल होता है वो होता है E। इन शॉर्ट यहां पर हमें इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सर्किट के अंदर जहां जहां पर भी रेजिस्टेंस दिखेगा और जहां जहां पर भी EMF दिखेगा, दोनों टाइम पे थोड़ा रुकना है, क्योंकि वहां पर हमारा कैलकुलेशन चलेगा, राइट। सो मैं पहले आपको बता दूं, सर्किट में आपको जहां जहां पर भी रेजिस्टेंस दिखेगा और जहां जहां पर भी EMF दिखेगा, आपने क्या करना है? रुकना है, ठीक है ना। सो लेट्स गो फॉर अ सिंपल नेटवर्क, बहुत ही सिंपल नेटवर्क रखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो पे अटेंशन। सपोज मैं एक सिंपल नेटवर्क रख रहा हूं यहां पर। सो राइट नाउ सपोज दिस इज अ सिंपल सर्किट having battery of EMF E, if is cell of EMF E, इसका खुद का अपना एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है R, करेक्ट। एंड दिस इज द एंटायर बैटरी, लेट्स से दिस इज द एंटायर बैटरी, करेक्ट। ओके, नाउ इट हैज सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओवर हियर एंड दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R, करेक्ट। सो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, R, राइट। ओके, चलो एक और, इसे R1 बोल दिया, एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सपोज, एंड दैट इज R2, एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R. Now suppose the current in the circuit is from positive terminal to the negative terminal, and that current is I, right? Okay. So अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पे अटेंशन। होता क्या है, जब आपके पास ये नेटवर्क आ जाता है सामने, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, तो सबसे पहली चीज अगर आपको कुछ करनी है यहां पर, तो आपने इस लूप को, फिलहाल तो ये सिंगल लूप है, लूप मींस व्हाट, एक पॉइंट से शुरू होके घूम के वापस उसी पॉइंट पे जब वहां आ जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है ना। यहां पर फिलहाल एक ही लूप है। तो सबसे पहले आपने लूप का नाम रखना है, बारसा करायचं है जैसा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लूप, और लूप का हम नाम रखते हैं, ठीक है। सो इसको हम नाम देते हैं हमारे हिसाब से, आप कुछ भी दे सकते हो। सो हम नाम देते हैं, ठीक है, कमला विमला सरला नहीं दे रहा नाम, अच्छा सा नाम देना है, अच्छा सा नाम, ABCD, ठीक है। कुछ लोग ये कौन सा अच्छा नाम है सर, अब यही दे सकते हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन, PQRS भी दे सकते हो,
लेकिन उसमें आर आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी आर है यहाँ पर, है ना, तो कंफ्यूजन ना हो। सो आप ABCD ले सकते हो, WXYZ ले सकते हो, ठीक है, व्हाटएवर अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो उसे, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, इस लूप का नाम क्या है? सो अभी तक तो काफी सारे लोग होशियार शातिर बन चुके होंगे, उनको पता है कि इस लूप का नाम है ABCDA। कंप्लीट करना है लूप को, छोड़ नहीं देना बीच में, ठीक है ना। सो ABCDA, दिस इज द नेम ऑफ द लूप, है ना। सो हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैं पहले आपको बता देता हूं, समझा तो अच्छी बात है, पे अटेंशन, नहीं समझा तो एंड में समझ जाएगा। फॉर एनी क्लोज नेटवर्क द अलजेब्रिक सम of all the potential differences plus algebraic sum of all the EMFs always equals to 0, always equals to 0। फिर से एक बार, for any closed network the algebraic sum of all the potential differences plus the algebraic sum of all the EMFs always equals to 0। मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिंपली ये बोलता है that summation of all the potential differences plus summation of all the EMFs always equals to 0। इन शॉर्ट ये पूरे नेटवर्क के लिए, फिर पूरे लूप के लिए वैलिड है। तो लूप के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस ढूंढो, फिर सारे ईएमएफ भी ढूंढो, सबको ऐड करो और जीरो कर दो, है ना, बहुत सिंपल है, करेक्ट। अब कुछ लोगों के दिमाग में घंटी जलती है, घंटी बजती है, वो बोलते सर रुको, इधर भी कुछ तो गेम होगा। वहां पर करंट में I1, I2, I3, I4, I5 के टाइम पे बाद में एक रूल आ गया था कि आने वाले पॉजिटिव जाने वाले नेगेटिव, इधर भी ऐसा कुछ तो होगा, एंड यू आर राइट, ठीक है, यहां पर भी ऐसा है। अब मैंने जैसे कि बोला था पोटेंशियल डिफरेंसेस मतलब आया और ईएमएफ मतलब ईएमएफ, है ना। इन शॉर्ट ये दोनों जो है वो वोल्टेज ही है, इसीलिए इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोला जाता है। यहां पर तो हमको समझ में आ गया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम गौर से देखें, सो पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है, करेक्ट, वो होता है आईआर, मतलब कहां कहां पर आर है वो ढूंढना पड़ेगा, एंड ईएमएफ मतलब फिर ई, कहां कहां पर ई है वो ढूंढना पड़ेगा, राइट। और इसके लिए कौन से आईआर पॉजिटिव होंगे, कौन से आईआर नेगेटिव होंगे, या फिर कब ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, कब ईएमएफ को नेगेटिव लेना है, इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, और वो साइन कन्वेंशंस मैं आपको समझाऊंगा, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। सबसे पहले हम लूप का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं लूप का नाम लिखता हूं ABCDA, तो हम लूप को फॉलो करेंगे ABCDA, in short this manner, ABCDA this manner, and this is clockwise manner right now। तो हम लूप को क्लॉकवाइज तरीके से मैनर में जा रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ जब आप लूप को फॉलो कर रहे होते हो तो इसमें ये अलग अलग स्ट्रैंड्स आएंगे। सो फर्स्ट स्ट्रैंड विल बी AB, सेकंड स्ट्रैंड विल बी BC, देन CD, देन DA, और हर एक स्ट्रैंड में क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ में से कुछ मिल रहा है तो देखना है और उसे नोट डाउन करना है। नाउ पे अटेंशन, सबसे पहले विल गो विद A to B। सो लेट्स गो फॉर A to B। अब इमेजिन करो A to B जा रहे हैं, A to B जाते वक्त क्या आपको कोई रेजिस्टेंस या ईएमएफ दिख रहा है? एंड आंसर इज यस सर, रेजिस्टेंस दिख रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज R1। बट सिर्फ R1 नहीं लिखेंगे ना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ में से कुछ तो लिखना है, याद है ना, इन दोनों में से कुछ तो, इन दोनों में सिर्फ R नहीं, उसके साथ करंट भी कौन है वो भी देखो। तो चलो देखते हैं कि R में से कौन सा करंट पास हो रहा है। जो करंट पास हो रहा है दैट इज नथिंग बट I। तो हमारा पहला पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल चुका है, एंड दैट इज IR1। सी IR इज पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पहला मिल गया, लेकिन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, अब इसके लिए साइन कन्वेंशन है। इसके लिए क्या है? साइन कन्वेंशन है, एंड द साइन कन्वेंशन सेज दैट आप जिस डायरेक्शन में लूप को फॉलो कर रहे हो, पे अटेंशन में क्या बोल रहा हूं, आप जिस डायरेक्शन में लूप को फॉलो कर रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में करंट भी फॉलो करता है, सो इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, करेक्ट। सो आप कैसे जा रहे थे, आपने लूप कैसे लिया, कंसीडर किया A to B। सो आप A to B जा रहे हैं, वेरी गुड, आप ऐसे जा रहे हैं, ओके। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे ही जा रहा है। इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन दैट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट, चलो A to B के बीच में एक रेजिस्टेंस था, करंट वगैरह हो गया, कोई और रेजिस्टेंस है? नहीं है। कोई और ईएमएफ है? नहीं है। A to B में तो नहीं है, हो गया। नेक्स्ट स्ट्रैंड पे जाते हैं, B to C। B to C जा रहे हो, आप तो B to C जा रहे हो, लाइक दिस। क्या यहां पर आपको कोई रेजिस्टेंस या ईएमएफ मिला? हाँ हाँ सर, वेट वेट वेट, रेजिस्टेंस मिला सर, वेरी गुड। क्या रेजिस्टेंस है? R2, वेरी गुड। अच्छा, कौन सा करंट पास हो रहा है? करंट तो वही पास हो रहा है सर, जो है वही पास हो रहा है ना, सो दैट इज नथिंग बट I।
सो अभी हमारा IR2 हो गया, क्यों किया हमने ये, बिकॉज हमको IR चाहिए था, है ना, करेक्ट, वेरी गुड, प्लस या माइनस, वापस सेम लॉजिक, आप जा रहे हो B2C लाइक दिस, करंट भी वैसे देखा जाए तो अब ऐसे ही जा रहा है लाइक दिस, सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो टेकन एज वेरी गुड नेगेटिव, है ना, ओके, ठीक है। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके उल्टे डायरेक्शन में अगर करंट आ रहा है तो आपने IR को पॉजिटिव लेना होता है, सो ऑलवेज रिमेंबर सेम डायरेक्शन नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना, पे अटेंशन। नाउ चलो ये भी हो गया, और कुछ है इसमें, नहीं है सर, वेरी गुड। अब जाते C से D, है ना, सो C से D जाते, तो हम जा रहे हैं C से D लाइक दिस, C से D, तो हम ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, क्या कोई C से D में रेजिस्टेंस या EMF है सर, दोनों भी है, तो पहले जो आ रहा है उसको ले लो, पहले कौन आ रहा है, C से जाते हुए जैसे जा रहे हो, इमेजिन करो आप चल रहे हो, ठीक है ना, C से D आप आ रहे हो R पे आ रहे हैं, तो पहले R मिलेगा आपको, वो भी तो रेजिस्टेंस ही है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस। अच्छा, क्या करंट पास हो रहा है उसमें से, I ही पास हो रहा है, वेरी गुड, सो इज IR, और आप जा रहे हो C से D, और करंट भी वैसे देखा जाता है ऐसे ही जा रहा है, सो दैट शुड बी टेकन एज अगेन नेगेटिव, ओके, हो गया, नहीं हुआ सर, एक और बाकी, कौन बाकी है, EMF बाकी है ना, सो अब तक IR के लिए हमने जो रूल नंबर देखा था 1, सो दैट रूल नंबर 1 इसके लिए जो था वो था, सो हम लोग अगर रूल या फिर साइन कन्वेंशंस बोलते हैं, ठीक है ना, सो साइन कन्वेंशंस जो है वो एकदम सिंपल है, सो वेरी फर्स्ट इसके लिए इफ लूप डायरेक्शन, ठीक है ना, फिर इसको मैं इधर लिखता हूं, पे अटेंशन, साइन कन्वेंशंस, वेरी फर्स्ट, ठीक है ना, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज I into R, है ना, करेक्ट, IR, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट साइन कन्वेंशन, इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिंग ऑफ लूप एंड direction of current are same, then IR should be नेगेटिव, अगर सेम है तो नेगेटिव, है ना, करेक्ट, वेरी गुड। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, ये तो A पॉइंट हो गया, व्हाट इज B पॉइंट, करेक्ट, व्हाट इज B पॉइंट, इफ डायरेक्शन, सो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, है ना, ऑफ ट्रांसवर्सिंग ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट आर अपोजिट, then IR should be पॉजिटिव, है ना, करेक्ट, तो ये हमें भूलना नहीं है, सो अपोजिट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमें भूलना नहीं है, करेक्ट, सो दिस इज द साइन कन्वेंशन 1 जो हमने अब तक क्या किया है, फॉलो किया है, वेरी गुड। तो अब तक जो भी दिख रहा है आपको इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, फास्ट, गो अहेड। ओके, करेक्ट, वेरी गुड। सो अब जो साइन कन्वेंशन का दूसरा पार्ट है वो यहां पर लिख रहा, फॉर EMF, वो तो आया ही नहीं सर, आपने बताया नहीं, अब बताऊंगा, पे अटेंशन, फॉर EMF रूल इज सिंपल, एक ही रूल है, फॉर EMF P while transversing the loop, pay attention, while transversing the loop, if EMF is there, battery is there, then the latter polarity of the cell should be considered. One important statement है, while transversing the loop, loop का follow करते समय जो बाद में दिखेगा पोलैरिटी उसे फॉलो करना है। एग्जांपल के तौर पे आपने लूप कैसे लिया है, A B C D A, मतलब A B C D A लाइक दिस, तो आप ऐसे जा रहे हो A B C D, तो जब आप C से D की तरफ जा रहे होंगे, आपका ट्रांसवर्सिंग ऑफ लूप इज लाइक दिस, तो आप इमेजिन करो कि आप C से D जा रहे हो, प्रैक्टिकली इमेजिन करो, आप चल रहे हो इसके ऊपर, इमेजिन करो, है ना। सो नाउ अगर आप चल रहे हो इसके ऊपर C से D, बिकॉज़ आपने बोला है C से D जाओगे, सो अगर आप C से D जा रहे हैं, दिस टाक 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 चल रहे हो, चलते चलते आपको बैटरी मिला और बैटरी कैसा है, ठीक है, लेकिन उसका जो पहला पोलैरिटी आपको जो दिखा, पहला पोलैरिटी इट वाज माइनस एंड द लैटर पोलैरिटी इज प्लस, है ना।
सो आपने लेटर पोलैरिटी को कंसीडर करना है, मतलब राइट नाउ इन दिस केस द ईएमएफ शुड बी टेकन एज पॉजिटिव प्लस ई। वापस एक बार बताता हूं, व्हाइल ट्रांसवर्सिंग द लूप the latter polarity of the battery or cell should be considered, correct, for EMF. So जब आप C से D की तरफ जाओगे, पहले कौन मिलेगा? माइनस मिलेगा, बाद में कौन मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो जो बाद में मिलेगा उसे लेना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको दिख रहा है ऐसा दिख रहा है ना, देखो ना, ये पहला है ये दूसरा है, ऐसे दिख रहा है, वैसे पहला दूसरा नहीं करना होगा। ट्रांसवर्सिंग द लूप के टाइम पे जो बाद में आएगा उसे लिखना होगा। सो दैट शुड बी प्लस। सो व्हाइल ट्रांसवर्सिंग द लूप, while transversing the loop, latter polarity of E should be considered. So latter polarity should be considered. Now that is very important. Okay sir, very good. मतलब दोनों लॉज, दोनों साइन कन्वेंशन समझ में आ गए, वेरी गुड। नाउ C से D अगर हम जा रहे हैं, सो C से D अगर हम जा रहे हैं, ये भी हो गया, R भी हो गया, E का भी काम हो गया, सब तो हो गया, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? D to A। D to A में सिर्फ करंट है, तो अब उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें या तो IR चाहिए या तो E चाहिए, ठीक है ना। सो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, सो इसको कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी फिलहाल तो सब खत्म हो गया सब खत्म। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस all the EMF should be equal to 0, should be equal to 0, and now this is the equation of KVL। यह है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस सर्किट के लिए इक्वेशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? करेक्ट, वेरी गुड, है ना। सो बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको बहुत हेल्प करता है। कैसे? बहुत सिंपल। अगर मैं बोलूं कि ये EMF का वैल्यू दिया है, हाँ, ये R1 दिया, ये R2 दिया, ये स्मॉल r भी दिया, और बोला जाए करंट कितना है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक काम करो ना, I को कॉमन निकालो, है ना। तो चलो वो भी करते हैं। सो पे अटेंशन, यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? हाँ, ये माइनस I1 माइनस I2 माइनस, ये सब अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। सो I R1 प्लस I R2 प्लस I R शुड बी इक्वल टू E हो जाएगा, राइट है। फिर ये I कॉमन आ जाएगा, है ना, वेरी गुड। सो अगर आप I को भी कॉमन लेते हो, I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r should be equal to E, है ना। मतलब यही इक्वेशन मॉडिफाई हो गई, ये बन गया, है ना। एंड ये सर R1 R2 और ये स्मॉल r, वैसे देखा जाए तो तीनों भी सीरीज में है, लाइन से करंट जा रहा है। तो आपने जो बोला था बेसिक्स का सेकंड इक्वेशन, वही तो प्रूव हुआ यहां पर, दैट I into equivalent resistance is nothing but, और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस is nothing but EMF, है ना। R1 और R2 ये तो सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E। तो दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करेक्ट। सो ये साइन कन्वेंशंस का ये पार्ट भी जो है वो आप अभी नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, गो अहेड। करेक्ट है, करेक्ट। सो होपफुली आपने जो पूरा ध्यान दिया है, आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दो तरीके से चीजों को हमें देखना होता है, एक तो IR कहां पर है, मतलब R कहां पर, उसका I से मल्टीप्लाई करो, राइट। एंड देन ट्रांसफर्स होने का आपका जो डायरेक्शन है और रेजिस्टेंस, करंट का डायरेक्शन सॉरी जो है वो सेम है, देन द करंट एंड इनटू रेजिस्टेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है शुड बी टेकन एज नेगेटिव। तो सेम के लिए नेगेटिव, और आप ऐसे जा रहे हो करंट भिड़ रहा है तो उल्टे डायरेक्शन है तो पॉजिटिव नहीं है, सो अपोजिट विल बी पॉजिटिव, राइट। एंड जो EMF है, आप जैसे भी ट्रैवल कर, आप जैसे भी लूप को ट्रांसफर्स हो रहे हो, सो द लेटर पोलैरिटी ऑफ द EMF शुड बी कंसीडर्ड। अच्छा, आप अगर ऐसे आ रहे होते हैं इधर का पोलैरिटी लेते हैं, राइट, करेक्ट है। सो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में आता है, आपने सर इसे नाम ऐसे दिया ABCDA क्लॉकवाइज, तो ये इक्वेशन बना, है ना। चलो एक काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेने से क्या सेम ही आएगा क्या आंसर? सर सेम ही आएगा। कैसे? ये AB आप यहां पर रखा है, आप इधर रखोगे, ABC तो ऐसे ही ये D हो जाएगा, है ना। तो होपफुली आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूं अभी। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वही होगा कि यहां पर ये पहले वाले इक्वेशन में जो सारे के सारे माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस था माइनस हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इक्वेशन तो वही रहेगा, एट द एंड ये इक्वेशन मिलने वाला है ना।
कैसे देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई द थिंग कि अगर हमारा जो लूप है वो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, राइट, सो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते, करंट तो ऐसे ही घूमेगा, राइट। हमने अगर लूप कंसीडर किया ए बी सी डी ए, लेकिन इस वक्त ये जो है, ये जो था वो क्लॉकवाइज था और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, हम जा रहे हैं ए टू बी, लेकिन कुछ है ही नहीं ना, रेजिस्टेंस वगैरह और ईएमएफ। अब उनके साथ करंट है, करंट का क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है ना। नाउ लेट्स गो फॉर, हम जा रहे हैं बी टू सी, हम जा रहे हैं ऐसे, लेकिन जो करंट आ रहा है ये वो तो ऐसे आ रहा है, ये तो अपोजिट हो गया, है ना। सो करंट की क्वांटिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज़ जो अपोजिट आएगा वो पॉजिटिव है ना। लेकिन उसके वजह से ईएमएफ है, ओके, तो ईएमएफ लेते हैं पहले, क्या बात है ना। सो पे अटेंशन, हम जा रहे हैं बी टू सी, और बी टू सी हमारा जाने का जो मोशन है वो ये, हम जिस तरीके से जा रहे हैं, लूप ट्रांसफर को मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूं और करंट को मैं रेड से दिखाता हूं। सो हम जा रहे हैं ऐसे। अब जब आप ऐसे जा रहे हो, मैंने बोला था ईएमएफ के लिए आपको चलना पड़ेगा, है ना। सो चलते हैं, बी से सी की तरफ चल रहे हैं, पहले पॉजिटिव दिखा, लेकिन हमें तो लैटरल पोलैरिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। सो इट शुड बी माइनस ऑफ ई, तो जैसे इधर प्लस ऑफ ई आया था उधर माइनस ऑफ ई आएगा, वेरी गुड। नाउ हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन करंट घूम के तो ऐसे आ रहा है, भिड़ रहा है, हमको भिड़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे उसको, चलो भाई तो अच्छा है, भिड़ रहा है तो पॉजिटिव है, तो ठीक है। सो अब ऐसे आ रहा है, सो करंट विल बी आई इनटू स्मॉल आर विल बी द रेजिस्टेंस, तो ये मिलेगा हमें, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि तो भिड़ रहा है। चलो बीसी का भी काम हो गया। अब सीडी जाते हैं, सी डी हम जा रहे हैं ऐसे, करेक्ट, लेकिन करंट तो फिर भी तो भिड़ ही रहा है, ऐसे आके ऐसे आ रहा है ना। सो फिर भी आप पॉजिटिव ही लेंगे अब उसे, सो इट विल बी पॉजिटिव I into R2, राइट, ओके। फिर हम जाएंगे D से A, लेकिन करंट तो ऐसे ही आ रहा है, तो हम जा रहे हैं ऐसे, करेक्ट, करंट आ रहा है ऐसे, वापस एक बार अपोजिट, तो प्लस लेंगे, प्लस I R1, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सो टोटल समेशन शुड बी इक्वल टू 0। अब ये माइनस की उधर जाएगा, प्लस की हो जाएगा, सो I into स्मॉल r प्लस I into R1 प्लस I into R2 इज इक्वल टू प्लस की, एंड फाइनल ये इक्वेशन तो ये है, तो ये भी मिल जाएगा। इन शॉर्ट, आप लूप कैसे भी लो, रूल्स को मत छोड़ो। लूप के साथ चलेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, लूप के अपोजिट में चलेंगे करंट को तो उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ईएमएफ के टाइम पे आप जैसे भी चल रहे हो लैटरल पोलैरिटी को ले लो, बात खत्म, है ना। सो राइट डाउन फास्ट। सो दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब होता क्या है, काफी सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, जब ईएमएफ लेते हैं ना, ईएमएफ जब ये ईएमएफ लेना होता है उसको भी आई से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमेशा आई से मल्टीप्लाई करना ही होता है। अरे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आई आर इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए आई लेते हैं, लेकिन ई खुद वोल्टेज है, तो उसके लिए आई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिली मिस्टेक करते हैं लोग, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिए आप लोग, करेक्ट, ओके। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने यहां पर उल्टा लिया तो आपको दोनों रूल्स उल्टे करने पड़ेंगे, कि भाई फिर सेम जा रहा है तो हम नेगेटिव ले रहे हैं, आप पॉजिटिव लो, अपोजिट आने वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव लो, ओके। लेकिन साथ ही साथ ईएमएफ का लेटर नहीं, फिर पहला पोलैरिटी कंसीडर करो, पूरा उल्टा करना पड़ेगा, तो भी आंसर वही आएंगे, है ना। तो फिर आपने वही क्यों बताया जो आपने पहले बताया, आप दूसरा भी तो बता सकते थे, है ना। ये सवाल तो आता है दिमाग में, उल्टा क्यों नहीं कर रहे। यहां पर आप उल्टा करोगे तो आपका आंसर तो वही आएगा, सारा साइन कन्वेंशन उल्टा करने से, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव जब साथ में चलता है तो उसे नेगेटिव लेते हैं, अपोजिट आने वाले करंट को पॉजिटिव लेते हैं, और ईएमएफ की भी लैटरल पोलैरिटी कंसीडर करते हैं। उसका रीजन है, एंड आई एम गोइंग इनटू द डीप कॉन्सेप्ट नाउ, तो आपको अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो अच्छी बात है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रैवल करते हो ऐसे, तो आप नेगेटिव या पॉजिटिव कब लेते हो, बिकॉज ये वोल्टेज लॉ है। तो जब आपको लूप ट्रैवल करते वक्त, अटेंशन, लूप ट्रैवल करते वक्त अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है तो आप नेगेटिव लोगे, और पोटेंशियल राइज होते हुए नजर आ रहा है, मतलब इफ यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट, so you'll take that quantity negative. And if you are moving from negative potential or lower potential to the higher potential point, then you will take the potential is or voltage as positive. This is the actual rule. हम साइन कन्वेंशंस लेते हैं। Actual rule is while traversing the loop, if you are moving from the lower potential point to the higher potential point, you will take the voltage as positive,
and if you are moving from higher potential point to the lower potential point, you will take it as a negative. Now let's check this equation जो हमने लिखा है, इसे तो साइड में करते हैं, आप देख सकते हो इसे. Now अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं. आप जा रहे हो A to B, ठीक है, A to B. अब सिंपल बात है, आप जा रहे हो B to C. अगर आप गौर से देखो, ये जो है आप ऐसे जा रहे हो लाइक दिस, ठीक है ना, लाइक दिस, करेक्ट. सो अब आपको ये देखना है, सबसे पहले आप ईएमएफ देख रहे हो. आप जब जाओगे तो प्लस पोलैरिटी से माइनस पोलैरिटी जाओगे, प्लस पोटेंशियल से माइनस पोटेंशियल की तरफ जाओगे. प्लस पोटेंशियल से माइनस की तरफ जब आप जा रहे हो, सो आप तो है ना डाउनफॉल ले रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सो दैट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, इसलिए आपने माइनस किया. अंडरस्टैंड, समझिए आप, वेरी गुड. नाउ लेट्स गो फॉर दिस, सिर्फ इतना ही देखते हैं. अब मैं क्या करता हूं ना, इस चीज को ना, ये जो है दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, इसका एक एग्जांपल, इसका आंसर बता रहा हूं. इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, पे अटेंशन, ठीक है ना. दिस आर करंट कौन सा आ रहा है, आई, लाइक दिस. सो दिस इज आई, है ना. आप कैसे जा रहे हैं, आप जा रहे हो ऐसे, लाइक दिस, ओके. सो यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, करंट जब इस पॉइंट से इधर की तरफ मूव हो रहा है लाइक दिस, ठीक है ना, राइट. सो बीच में रेजिस्टेंस जब आएगा तो रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज कम होते जाता है. मतलब करंट जब पास हो रहा है तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बड़ा है एंड इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो छोटा है. लॉजिक समझा आपको. करंट ऐसे आ रहा है ना घूम के, तो करंट जब इधर से आएगा तो इसके पास थोड़ा पोटेंशियल ज्यादा था और फिर इस रेजिस्टेंस के वजह से वो पोटेंशियल जो था, वोल्टेज जो था, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया. और जब वो करंट अब इधर पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे अब उसके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, इसलिए तो वो बैटरी में जाएगा और वापस पोटेंशियल गेन करेगा एंड वापस घूमना चालू करेगा. ये लूप का प्रोसेस मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था 11th स्टैंडर्ड में, है ना. सो जब भी आप करंट आगे आगे बढ़ता है सर्किट में, सो करंट जब आगे आगे बढ़ता है सर्किट में तो सामने जब उसके रेजिस्टेंस आ जाता है तो रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी खा लेता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है. इसका मतलब है यहां पर जो करंट है इसके पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आगे आगे बढ़ते बढ़ते ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है. नाउ पे अटेंशन, इट मींस दिस पॉइंट हैज हायर पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट हैज लोअर पोटेंशियल. बट आप कैसे जा रहे हो, आप जा रहे हो ऐसे, मतलब ऐसे. सो यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल पॉइंट टू द पॉजिटिव पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पॉइंट से आप हायर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जा रहे हो. तो आपने क्या लेना चाहिए, हायर पोटेंशियल. लोअर से हायर जा रहे हो तो आपने क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए, इसलिए तो पॉजिटिव लिया. समझ रहे हो, ये लॉजिक है. अच्छा, अगर आप सी से डी जाते हैं, सी से डी, सो सी से अगर आप डी जा रहे हो, करंट तो ऐसे आ रहा है ना, लाइक दिस, सी ऐसे आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा और ये पॉइंट का पोटेंशियल लोअर, बिकॉज़ करंट तो ऐसे आ रहा है. तो यहां से जब इधर जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा. नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट, इट मींस this quantity should be positive. This is the fundamental logic behind why we are taking sign conventions in this manner. Why same is negative, opposite is positive, and why in case of EMF latter polarity should be considered. I have given the reason. Correct? Because whenever you move from lower potential point to higher potential point, you should take it as positive, and if you are moving from higher potential point to lower potential point, you should take it as negative. That is the simple reason, nothing else. Correct? So ये आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, कुछ लिखने की बात नहीं है इसके अंदर, राइट. ओके, सो इन दैट केस अब हम इसे मिटाएंगे और आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा ऐसी फॉर्मेट में, उससे आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना. ओके, सो अब हम इसी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है. सो मैं एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करूंगा. आपके टेक्स्ट बुक में भी एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, और हम भी एक सर्किट अब लेंगे, वो अलग होगा, ये अलग होगा, जो भी है. हम एक सिंपल सा सर्किट लेंगे, पे अटेंशन, करेक्ट. एंड वो सिंपल सा सर्किट को जिस तरीके से ध्यान देने का, so now suppose, so this is E1, this is E2, let's say. ठीक है. Now this is resistance
लेट्स से R1, दिस इज रेजिस्टेंस यहां पर लेते हैं, लेट्स से R2, ठीक है ना, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेते हैं, R3, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेते हैं, R4, ठीक है ना, ओके, और चलो ठीक है, यहां पर भी रेजिस्टेंस लेते हैं। सो ये R1, R2, यहां पर R3 लेते हैं, दिस शुड बी टेकन एज R4 एंड इसे हम लेते हैं R5, ठीक है ना, ओके। अब हमें देखना है कि इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर हमें इक्वेशन बनाना है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आपने सिंपल सर्किट बोल के धोखा दे दिया है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम केवीएल लगाना सीख लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। सो हमें सबसे पहले, अब केवीएल जब हम लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या करना होता है, नाम देना होता है सर्किट को, बार सर कराएंगे सर्किट को। सो इन दैट केस इसको हम नाम देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे लेट्स से P, इसको हम नाम देंगे Q, इसे हम नाम देंगे R, S, T, U, ठीक है ना, ओके। सो नाउ यहां पर सबसे पहला सवाल मेरा, यहां पर कितने लूप्स हैं, लूप्स मतलब क्लोज नेटवर्क, कितने क्लोज नेटवर्क्स हैं। चलो आपके पास समय है, और काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया होगा। कितने क्लोज नेटवर्क्स है, 2 क्लोज नेटवर्क्स है, करेक्ट नहीं, 3 क्लोज नेटवर्क्स है। कितने क्लोज नेटवर्क्स है, 3। सो वेरी फर्स्ट क्लोज नेटवर्क इज P Q R V P, ये वाला। दूसरा वाला है ये V R S T, सॉरी U R S T U। लेकिन जो तीसरा वाला है वो है एंटायर P Q R S T U P, है ना, ये एंटायर। ऐसे मिला के टोटल कितने लूप्स है, 3। ओके, नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जाने से पहले इक्वेशन बनाने की घाई नहीं करना है हमें। सबसे पहले कुछ थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। हर एक रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट आपको पता है क्या, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली करंट मिल रहा है असाइन करने के बाद, अगर काम बन रहा है तो आप करिए लाइक दिस। E1 से निकलने वाले करंट को हमने अपने आप से एक नाम दे दिया, लेट्स से ये करंट जो है वो है I1, ठीक है, अच्छी बात है। हर एक बैटरी अपना अपना करंट छोड़ती है। सो E2 से निकलने वाले करंट को हम नाम देंगे I2, ठीक है। एक काम करते हैं, बैटरी को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, मजा आएगा, ठीक है ना, सेम ये ऐसा कर देंगे, ठीक है, ओके। सो नाउ ये अगर है सपोज, सो दिस इज I1, है ना, और ये I2, राइट, और ये पॉइंट जो है दैट इज U, ओके, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको याद है, बैटरी जितना करंट छोड़ती है उतना ही करंट उसे वापस भी मिलता है ना। सो इसलिए अगर I1 छोड़ा है तो मतलब इसके पास I2 आएगा, सॉरी I1 आएगा। सो I1 छोड़ा I1 आएगा। इस बैटरी ने अगर I2 छोड़ा है तो उसकी तरफ I2 आएगा, करेक्ट, ओके। सो हमें देखना है हर एक रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट कौन है। सो पे अटेंशन, R1 में से यही I1 पास होगा, हो गया हमारा काम, वेरी गुड। R2 में से भी यही I1 पास होगा, देखो ना, यहां से तो वही आएगा ना I1, वेरी गुड। I2 R4 में से पास होते होते आएगा, मतलब R4 में से I2 गया था, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना। R3 में से भी एक्चुअली वही I2 ऐसे आएगा, तो इन दोनों में से I1 पास होगा और R3 और R4 में से I2 पास होगा। लेकिन अब सवाल ये है R5 में से कौन पास होगा, गो अहेड, कौन पास होगा। अब कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लिक हो गए होंगे कि यहां पर ये पॉइंट जो है दिस इज जंक्शन। अब यहां पर लगेगा किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना, क्या लगेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। सो अगर यहां पर किरचॉफ करंट लॉ लगेगा, सो इस पॉइंट पे ये जंक्शन है ना, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ते, तीसरा रास्ता हो रहा है यहां पर, है ना, नाका आ गया, नाका, ठीक है। सो इन दैट केस ये पॉइंट पे I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो ये दोनों मिलके आएंगे और जितने आएंगे मिलके जाएंगे, है ना। तो जंक्शन पे जितना आएगा उतना जाएगा के लॉजिक के हिसाब से इट शुड बी I1 प्लस I2। सो किरचॉफ करंट लॉ यहां पर हमने अप्लाई किया, वेरी नाइस। तो ठीक है, अब हम P Q R U P, ये जो पहला वाला लूप है, इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लेते हैं। सो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप P Q R U P, P Q R U P, ठीक है ना, ओके। नाउ चलो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट हम जाएंगे P से Q, सो वी आर मूविंग लाइक दिस। क्या कोई रेजिस्टेंस है R1, ओके, वेरी गुड। क्या कोई करंट है सर I1, होना ही चाहिए ऑब्वियसली I1।
नाउ क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? सो मैंने आपको बताया था कि आप जा रहे हो ऐसे, लेकिन जो करंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, भिड़ रहा है, सामने से आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, करेक्ट, वेरी गुड। नाउ P से Q का काम तो हो गया, अब Q से R जा रहा है, Q से R, करेक्ट, लेकिन करंट तो ऐसे ही आ रहा है, लाइक दिस, ऐसे ही आ रहा है, सो इन दैट केस ऐसे आएगा करंट, सो ये भी भिड़ ही रहा है, अब भिड़ ही रहा है तो क्या करने का, प्लस ही लेने का, सो प्लस I1, करंट तो वही है, I1 R2, राइट, वेरी गुड। चलो यार, Q और R का भी काम हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर R2U, R2U जा रहे हो आप, जा रहे हो, टेंशन, आप जा रहे हो R2U लाइक दिस, R2U, लेकिन करंट आ रहा है ऐसे U2R, वापस भिड़ रहा है, प्लस लेंगे, कोई बात नहीं, प्लस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R5, क्योंकि करंट तो I1 प्लस I2 है तो उसको R5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट है, वेरी गुड। सो I1 प्लस I2 यहां से R5 हो गया। अब पे अटेंशन, आप जा रहे हो U से P, आप जा रहे हो U से P, तो अब तो बीच में सेल है तो इसका नेगेटिव पोलैरिटी कंसीडर होगा, क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो U से P तो पहले पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें तो लेटर पोलैरिटी देखना होता है, लेटर पोलैरिटी इज -E, सो -E इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि लूप खत्म हो गया है। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ योर KVL। अब इसे थोड़ा सा ओपन कर दें, है ना, I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस, इसे भी ओपन कर लेते हैं, I1 R5 प्लस I2 R5, माइनस ही उधर गया तो प्लस E, वेरी गुड। नाउ I1 कॉमन आएगा, I1 R1 प्लस R2 प्लस R5 प्लस I2 into R5 should be equal to E. This is your PQRUP, मतलब लूप नंबर 1 का आंसर। लूप नंबर 2 का आंसर भी आप निकाल सकते हो ऐसे ही। क्या करना होगा आपको, URSTU में वही लॉजिक लगाना होगा, एंड PQRSTUP इसमें भी आपको सेम लॉजिक लगाना होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों ने सर लेकिन इस लूप के काउंटिंग में ये नहीं आएगा, एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, उसे नहीं कंसीडर करना, आपको सिर्फ P से Q, Q से R, R से S, S से T, T से U, U से P, इतना ही लिखना है एंड गो विद द सेम लॉजिक। सो इन दोनों के लिए, मतलब इसके लिए और ये पूरे के लिए क्या आपको आंसर आएगा वो अपने होमवर्क में मुझे करके दिखाना है, एज वेल एज आपके होमवर्क में आज होगा केवीएल जो मैंने अभी लिख के दिया था आज आपको, वो आपको पूरा लिखना है, एज वेल एज केसीएल भी लिखना है स्टेटमेंट्स के साथ। मैंने केवीएल का स्टेटमेंट आपको लिखा के नहीं दिया बिकॉज वो टेक्स्ट बुक में है और मैंने आपको बताया था, रिव्यू कर लीजिए और सिमिलर जैसे बोला था वैसे लिख लीजिए। सो आपका आज का होमवर्क है, पहला केसीएल पूरा लिखना है, केवीएल पूरा लिखना है, और उसके बाद आपको ये जब आप लिखोगे तो उसके साथ ये जो कि दूसरा लूप है और ये एंटायर बड़ा वाला लूप, इसका आपको होमवर्क भी करना है। होपफुली आपको आंसर जो निकालना है वो आप निकालोगे और होपफुली आपको ये जो मैंने आज बताया था उसे प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। इसे वापस एक बार आपको प्रॉपर्ली देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आगे की तरफ, करेक्ट। फिलहाल आप अपना होमवर्क प्रॉपर्ली करिए, चैप्टर के ऊपर हम नजर रखेंगे। सो अभी के लिए हम रुकेंगे। थैंक यू सो मच।